हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड 75 ऐसे मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को कल यानी 18 फरवरी को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को इस 75 क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 40 में 40 दिखने को मिल जाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर दिखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक दिया हूँ कि आप लोग कम समय में इसको एक बार देखें और एग्ज़ाम में इसको लिख दें और अच्छा मार्क्स ले लें। अगर हम पहले ही वीडियो को देते तो आप लोग देख लेते फिर भूल जाते, तो इसलिए मैं आप लोग को लास्ट टाइम में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो होती है कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है ना वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। कहाँ पे बताइए? तो 2 का ये हो जाएगा आपको, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो चलाते होंगे तो उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताइए। तो 3 का ये हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? उसका हेडलाइट जो होता है मोटर कार का उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बताइए। तो 4 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। और गाड़ी के बैक लाइट मतलब दर्पण जो क्या कहते हैं आप लोग लगा रहते हैं ना दर्पण, गाड़ी के पीछे की ओर देखते तो उसमें उत्तल दर्पण का रहता है। अब देखिए 5 का क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बताइए। तो ये काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या होगा? डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7 में देखिए, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें जो होती है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? बताइए। तो 7 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन 8 नंबर का, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। क्या होता है? 2D क्षमता वाले लेंस का जो है फोकस तांतर क्या होता है? क्या होता है? बताइए। तो 8 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्या होगी उसकी क्षमता? बताइए। 9 का, किसी लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता हो क्या होगी? बताइए। 9 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2D हो जाएगा, +2D। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणें की समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। 10 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है पावर वो क्या कैसा होगा? बताइए। तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, दोनों होगा, क्या होगा? बताइए। 11th का
11 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव धनात्मक होता है। तो इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक। अब देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बताइए तो? 12 का ये हो जाएगा आपको ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में क्या होता है? ऋणात्मक मतलब निगेटिविटी, ऋणात्मकता होती है। अब देखिए 13 नंबर उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। देखिए अब आपको देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, देखिए आ गया क्वेश्चन। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं भी बताया आप लोग को? ये हो जाएगा आपको अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 15 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बोल रहा है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 15 का बताइए तो ये हो जाएगा आपको मिट्टी का हम लोग लेंस बनाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 16 का क्वेश्चन कर रहा है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या कर रहा है? किसी दर्पण से हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए 16 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी में देखते हैं बड़ा बड़ा ट्रक क्या होता है? छोटा दिखाई देता है। तो किसके कारण? उत्तल दर्पण के कारण जो होता है वो छोटा दिखने लगता है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो मतलब कोई दर्पण ऐसा भी होना चाहिए जिससे बड़ा दिखने लगे। तो कौन सा है बताइए तो? 17 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का होता है बड़ा दिखने लगता है। तो हजमा और जो जहाँ नाई के पास जाते हैं बाल बनाने, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि अपना आपका फेस बड़ा दिखे। अब देखिए 18 का, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 18 का बताइए तो? 18 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखिए 19 का क्वेश्चन कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है बताइए तो? 19 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसके निकट? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अब देखिए 20 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, क्या होता है बताइए तो? 20 का ये हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए 21 का कह रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वही बात, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। तो कौन सा दर्पण होगा? ये हो जाएगा आपको 21 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का करते हैं। अब देखिए 22 का, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी बताइए तो? 22 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? मान लीजिए एक दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 23 का क्वेश्चन कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? 23 का ये हो जाएगा आपको, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए 24 का क्वेश्चन कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है बताइए तो? 24 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या बताइए? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। अब देखिए 25 का, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है?
बताइए तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताइए 25 का ये हो जाएगा आपको बी, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 26 का क्वेश्चन कर रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से क्या से निर्धारित होती है? बताइए तो 26 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई हो गया बराबर आर, ऐसा भी आपको दे सकता है, तो आई बराबर आर। अब देखिए 27 का क्वेश्चन कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या ऐसा होता है? बताइए तो 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अब देखिए 28 का क्वेश्चन कर रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस जो होती है उसकी संख्या पूछ रहा है, कितनी होती है? बताइए तो 28 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब 29 का क्वेश्चन देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होगा? 29 का बताइए। 29 का ऑप्शन नंबर बी, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन कर रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? जैसे कि मैं बताया था आप लोग को 30 का ऑप्शन नंबर सी, नाई के पास कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इस बात को हम पहले रिप्रेजेंट कर चुके थे, ये क्वेश्चन भी आ गया आपको। अब आएगा आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन। देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा को हम जिंक से लेपित कर देंगे तो क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए तो 1 का ये हो जाएगा आपको बी, गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। अब नंबर 2 में देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? बताइए तो 2 का ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रंग होता है। कैसा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। और नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनाता है? तो 3 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन, H2। समझ गए? अब देखिए 4 का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन क्रिया है? कौन एक दहन क्रिया है? बताइए तो 4 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना क्या है? दहन अभिक्रिया है, दहन रिएक्शन है। अब देखिए 5 का क्वेश्चन कर रहा है शाक सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों की विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए 5 का ये हो जाएगा आपको बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। किसका है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 6 का क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बताइए तो 6 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। क्या होगा? Na2 और O2 को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? लेड नाइट्रेट को प्राप्त होता है। क्या होता है? NO2 और O2 प्राप्त होता है। समझ गए? अब देखिए नंबर 7 निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से बताइए निम्न में से कौन सही है 7 का? तो 7 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ये क्या है? सही है और ये गलत है। तो Na3CO3 10H2 आपका सही रिएक्शन है। अब देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित रिएक्शन दिया हो उसमें अपघटन की अभिक्रिया कौन है? बताइए तो 8 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2KClO3 से रिएक्शन किया तो 2KCl को अलग किया और 3O2। देखिए तो ऑक्सीजन कितना आपके पास? 3 है, तो इसी तरह देखिए तो 2 हो गया,
KCl को अलग कर दिया ना, तो अब तो ऑक्सीजन अलग बच गया ना, तो अब ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो ऑक्सीजन 3 है, तो 3 ऑक्सीजन किया, तो ऑक्सीजन कितना होता है, O2 होता है, तो 3 इधर कॉम्बिनेशन कर दिया, 3O2, तो 2KCl प्लस 3O2 हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो Fe2O3 प्लस 2Al से रिएक्शन किया, तो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की एग्जाम्पल रिएक्शन है, बताइए तो। 9 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 10 का, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, बताइए तो। 10 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन जो है वो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए तो। 11 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 12 का क्वेश्चन कर रहा है CuO प्लस H2 से रिएक्शन किया, तो Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया रिएक्शन है, बताइए तो। 12 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है, अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। 13 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। अब देखिए 14 का क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो 2CO प्लस O2 को रिएक्शन किया तो 2CO बन गया, तो कौन सा अभिक्रिया का रिएक्शन है, बताइए तो जल्दी से। 14 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण है। किसका है, कॉपर का ऑक्सीकरण है। अब देखिए 15 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण है, तो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl बन गया, तो क्या बनेगा, बताइए। 15 का हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी, एक संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए 16 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन कौन, बताइए तो। 16 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl। तो NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का, तो प्लस AgCl प्लस NaNO3 को कॉम्बिनेशन किया, तो ये देखिए AgCl Ag इसमें लिया और Cl क्लोराइड को इसमें जोड़ा, फिर NaNO3 को बन गया ना, तो AgNO3 प्लस NaCl को क्या AgCl में बदल दिया और फिर NO3 को बदल दिया। अब देखिए 17 का, निम्नलिखित में अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है, आगे बता भी चुके हैं, बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। 17 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 को कॉपर सल्फाइड बदल दिया, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा रिएक्शन आपको आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। अब 18 का देखिए, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, 18 का बताइए तो। 18 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अविलय। क्या होगा, अविलय प्राप्त होता है। अब 19 का क्वेश्चन देकर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। 19 का बताइए। 19 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl होगा, तो H2 Cl2 से कॉम्बिनेशन किया तो क्या बन गया, 2HCl बन गया। तो HCl का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अब देखिए 20 का,
निम्नलिखित में कौन एक रेडक्स अभिक्रिया है? तो रेडक्स अभिक्रिया किसको पता है? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया रहता है उसे क्या कहते हैं? रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब 20 का क्वेश्चन आंसर देखिए क्या होगा। तो रेडक्स अभिक्रिया क्या है 20 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो CaO + 2Cl से कॉम्बिनेशन किया तो CaCl2 + H2O बन गया। समझ गए? अब देखिए बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है आपको 25। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? किस भाग में होता है? तो पौधा में जो है वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। पत्ता से वाष्प उत्सर्जन होता है पौधों में। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन करा है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होती है? मानव के ब्लड में, खून में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, प्रेजेंट होती है? बताइए तो। 2 का ये हो जाएगा आपको 20 mg, ऑप्शन नंबर बी। 20 mg होता है यूरिया की मात्रा आदमी के ब्लड में। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? बताइए तो। 3 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 20% ऊर्जा जो होती है श्वसन के दौरान ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है किससे है? 4 का बताइए तो। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से है, एक्सक्रीशन। मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। अब देखिए 5 का क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। 5 का क्या होगा बताइए जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए नंबर 6 का, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? बोलिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, बताइए। 6 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्वसन, रिस्पायरेशन। ऊर्जा जिससे हमारे शरीर में क्या होता है? उत्पादन होता है। अब देखिए 7 का, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? 7 का बताइए। 7 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, और श्वसन नहीं हो पाएगा तो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। अब देखिए 8 का क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? 8 का बताइए। 8 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव का हृदय जो है वो पाए जाते हैं कितने चैम्बर में? तो ये पता होगा कि आपको 4 चैम्बरों में मानव का हार्ट पाया जाता है। एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि 4 चैम्बरों में बांटा होता है। समझ गए? अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होती है 10 नंबर का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? 11 का ये हो जाएगा आपको अर्धपरागमय झिल्ली, जो कि सेमी परमेबेनस इसका इंग्लिश होता है, तो इसको शॉर्टकट में आप SPM भी कह सकते हैं, अर्धपरागमय झिल्ली। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दही जो जमता है इसमें कौन सी क्रिया होती है? 12 नंबर का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन के कारण दही जमने की क्रिया होती है। अब देखिए 13 का क्वेश्चन कर रहा है, मानव का हृदय पाए जाते हैं, तो अभी तो बताएं आपको कि 4 चैम्बर या 4 वेसम में, हिंदी में उसको 4 वेसम कहते हैं, इंग्लिश में इसको 4 चैम्बर कहते हैं, तो इंग्लिश याद रहेगा तो 4 चैम्बर दीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है,
क्या है 14 नंबर का बताइए तो। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। डायलिसिस सेल कहाँ पे है? नेफ्रॉन में। अब 15 क्वेश्चन देखिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है बताइए तो 15 का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मछली का जो श्वसन अंग होता है वह गिल्स होता है, और जैसे कि आपको फ्रॉग का बता दिया जाए तो उसका स्किन होता है। और ह्यूमन का क्या होता है? ये तो लंग्स होता है। ह्यूमन का लंग्स, मत्स्य का गिल्स, और फ्रॉग्स का क्या होगा? स्किन। समझ गए? अब देखिए 16 का क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो 16 का बताइए। 16 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विसरण का, डिफ्यूजन। किसकी होती है? बी का, ऑप्शन नंबर बी, विसरण का। अब देखिए 17 का, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है 17 का बताइए तो। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है 18 का? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। कवक में क्या होती है? मृतजीवी पोषण की विधि है। फंगी कवक होता है ना। अब देखिए रेजिन एवं गोंद में एवं कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद जो होता है वहाँ कहाँ संचित रहता है 19 का बताइए तो। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन डाइजेस्टेड होते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? 20 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया का है। समझ गए? उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? अपना उनका ब्लड जो है वो क्या है 21 का बताइए। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। क्या है? उत्तक मतलब टीशू, जिसको आप लोग टीशू कहते हैं इंग्लिश में, वही है। रक्त क्या है? टीशू है, उत्तक है। अब देखिए 22 का, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जीय अंग है? उत्सर्जीय अंग कौन सा बताइए तो 22 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विरिक जो होता है उत्सर्जीय अंग है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि विरिक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसकी इकाई अगर पूछ दिया जाए तो इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिए, विरिक की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। समझ गए? अब देखिए 23 क्वेश्चन कर रहा है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका जो है वो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है अभी बताइए आप लोग, बताइए तो। 23 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिका जो होती है वो पत्तियों में पाई जाती है। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के रिस्पायरेशन में बनता है बताइए तो। 24 का ये हो जाएगा आपको बी, अवायवीय श्वसन में बनता है। अब देखिए 25 का ऑप्शन नंबर 25 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग को दाइंड होता है 75 क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य जो सांस लेता है उसे छोड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप लोगों का 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है।